सर 2 मीटर वाला जो सबसे ऊपर है सर, वो फोर्स पे क्या लिखा सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। F1 इज इक्वल टू 5 नहीं न्यूटन। सर, इससे और ऊपर वाला सर। ये यस सर। ये मैंने लिखा 2 मीटर का है, और ये फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा ओके सर। F3 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ये वही कंडीशन है पार्क वाली, गेट वाली, जो मैंने बताया था ना। ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पर्सन है जो फोर्स लगा रहा है। मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है इस 2 मीटर का जो रॉड है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है ना। देखो, सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मैंने लिखा था टॉर्क के लिए, क्या लिखा था? टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये लिखा था। दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा था टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखा था। तो ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर प्रोड्यूस कर रहा होगा? टॉर्क, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स लग रहा होगा तो किधर प्रोड्यूस कर रहा होगा? टॉर्क। ये F1 लिखा हूं तो इसे मैं टॉ1 बोल दूं, और ये F2 लिखा हूं तो इसे टॉ2 बोल देता हूँ। ये F3 है, वो किधर प्रोड्यूस कर रहा होगा? टॉ3। और ये मेरे को मालूम नहीं इधर फोर्स कितना लग रहा है। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, दैट इज टॉ, जो मेरे को फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ भी नहीं दिया, नहीं। मैंने एज्यूम किधर किया? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे ही क्लॉकवाइज होती है ना, ये एज्यूम किया हूं क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव आया तो सही है, अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आया मतलब ये फोर्स किधर लग रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब मैंने लिखा टॉर्क क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्लॉकवाइज कौन कौन है? ये एक टॉ है, प्लस टॉ1 है, प्लस क्लॉकवाइज में कौन आ रहा है? ये टॉ3 है, और एक टॉ2 है जो किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। यही है। तो देखो टॉ के लिए क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, है ना। टॉ1 में देखो फोर्स कितना लग रहा? 5 न्यूटन का लग रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 × 3, प्लस टॉ3 कौन सा है? ये फोर्स कितना लग रहा? 15, और डिस्टेंस 3। टॉ2 कितना है? ये 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। 2F प्लस 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 10। 2F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -50। तो F इज इक्वल टू कितना होगा? मतलब एक्चुअली जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और वो कितना लग रहा है? 25 न्यूटन का। क्लियर है? नहीं? कहाँ पे? अच्छा, फर्स्ट एक्सप्रेशन। हाँ तो बोलते ना। कब बोला? हाँ, अभी बोले। बस हो गया, है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन हो।
सी सॉ के जो क्वेश्चन होते हैं, सी सॉ में भी वही टॉर्क ही लगता है ना। देखते हो, एक बैठते तो एक उठते हैं, तो एक की वजह से टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो दूसरे की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। जितना टॉर्क क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। उसमें क्वेश्चन क्या होता बताओ, एक क्वेश्चन करोगे उसकी, हटा दो यस इसे। सर। यस सर। देखो, 2 पर्सन ऑफ मास, 10 kg एंड 15 kg। ठीक है, 2 पर्सन है जिसकी मास कितनी, 10 kg और 15 kg। वन इज एट 3 मीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, देन वेयर शुड द सेकेंड पर्सन सीट, है ना। सर 2 मीटर। देखो कैलकुलेट करो। सर 2 मीटर सही है। ठीक है, देखता हूँ, ये क्वेश्चन समझ गया। सी सॉ में एक पर्सन बैठा हुआ, वो 10 kg का, वो 3 मीटर यहाँ फिक्स पॉइंट है, और 15 kg वाला कहाँ पे है, वही मेरे को फाइंड आउट करना। तो ये देखो, जब नीचे जाएगा तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। यही होगा। और मैंने अभी लिखा था टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू, ये क्या है, मास है, आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा, ये होगा फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर। क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, 15 kg इंटू इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा जी, इंटू सपोज वो एक्स डिस्टेंस पे, तो ये जी से जी कैंसिल हो गया, और ये 5 और ये 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। यहां से वो 2 मीटर के ऊपर बैठेगा। क्लियर है। चलो सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रेशर। हो गया, स्टार्ट करूँ प्रेशर। देखो, अभी आपने देखा था फोर्स की इफेक्ट क्या थी, है ना। फोर्स का क्या इफेक्ट था, वो पोजीशन को चेंज करता था, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता था, है ना, उसकी शेप साइज को चेंज करता था। तो ये आप बात करते हो ओवरऑल बॉडी की, बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी की ओवरऑल कंडीशन क्या हो रही है। लेकिन प्रेशर चैप्टर में बात होती है, जब फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो जहां पे लग रहा है उस पॉइंट पे और उस स्पेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है ना मेरी बात। 2-3 मेरे को बुक मॉड्यूल कॉपी दो, 2-3 कॉपी बुक मॉड्यूल दो, है मॉड्यूल है सारे अपने, एक दो मॉड्यूल निकालो, कोई भी चलेगा। कॉपी नहीं, मॉड्यूल दो। देखो, ठीक है, एक्चुअली फोर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स होता है, ठीक है, और एक होता है शियर फोर्स होता है। अगर मान लो ब्रेड का स्लैश देखो इसी तरीके से होता ना,
अगर मान लो मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये शियर कर जाएगा, देख रहे हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर जा रहा, मूव कर जा रहा। तो कभी भी याद रखना, जो शियरिंग फोर्स होता है उसके वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता। क्लियर है? प्रेशर में क्यों काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या हो रहा है, बॉडी ही दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर जा रहा है। तो शियरिंग फोर्स के वजह से कभी भी प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर किसके वजह से होगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो मैं इस तरीके से प्रेशर लगाऊं तो देख रहे हो, प्रेस कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कंप्रेस हो रहा। क्लियर है ना? तो इसीलिए हमेशा प्रेशर में बोला जाता है टेंजेंशियल फोर्स या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूस प्रेशर। क्लियर है? शियर फोर्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि शियर फोर्स को कोई भी रेजिस्ट करने वाला नहीं होता, सामने से कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो शियर फोर्स की वजह से प्रेशर कभी भी जनरेट नहीं होगा। जनरेट किसकी वजह से होगा, नॉर्मल फोर्स को। और कोई भी नॉर्मल फोर्स होता है तो बार बार नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स बोलना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उसको अलग ही नाम दिया जाता है, दैट वी कॉल थ्रस्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स को ही हमेशा थ्रस्ट बोला जाता है। इसीलिए प्रेशर का डेफिनेशन होता है, प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। मीन्स प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट टू एरिया। मीन्स जिस एरिया पे वो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या होगी, थ्रस्ट की यूनिट, ये फोर्स है तो न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसी को, क्योंकि प्रेशर की बात पास्कल ने करा था तो उनको ऑनर देने के लिए इसी को लिखा जाता है पास्कल, दैट इज पी ए। सीजीएस यूनिट क्या होती है प्रेशर का, कोई बता सकते हो? सीजीएस यूनिट एक्चुअली बार कभी भी नहीं होता, कहीं सुना होगा एटीएम, बार? क्या? एटीएम होती है। नहीं, बैरे होता, BARYE। ठीक है, कोई भी बार बोले तो नहीं होता। 1 बार इज इक्वल टू, एक कन्वर्जन है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ ये बस एक कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि बार एक बड़ा यूनिट है। देख लो 10⁵ बार बार बोलना डिफिकल्ट है। जैसे मान लो मैं 1000 सेंटीमीटर बोलना, 1000 सेंटीमीटर बोलना इजी है या 10 मीटर बोलना इजी है, 10 मीटर सेम उसी तरीके से। क्लियर है? बस ये कन्वर्जन फैक्टर, कभी भी इसे सीजीएस यूनिट नहीं काउंट करोगे आप। चलो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। A body of mass 4 kg placed on surface, if area of cross section of body is 12 centimeter square, find pressure on surface. Solve it. पेन लेके कर दो। हो गया? कितना आया? उतना ही आया?
सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कोई बॉडी है जिसकी मास क्या है, मास कितना है 4 kg। ठीक है, कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये, जिसकी मास कितनी है 4 kg। अब ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये किसी सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बोल रहा फाइंड द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो ये बॉडी कितना सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होगा। जैसे ये इसकी मास है, मास की वजह से क्या हो रहा, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा ना, मतलब ये नीचे की तरफ इसको कंप्रेस कर रहा होगा। तो कंप्रेस कर रहा होगा तो ये सरफेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, तो वो प्रेशर कितना है। क्लियर है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट मेरे पास मास है और फोर्स कौन सा, दो बातें हमेशा याद रखोगे। फर्स्ट, जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। वेट किधर होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, प्लेन प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊं तो ये कुछ है ना, वेट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सरफेस अभी कैसा, ऐसा है, तो देखो नॉर्मल कैसा लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। बट जैसे मैंने सरफेस को थोड़ा सा लिफ्ट किया है ना, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर पूरा ऊपर नहीं लगेगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। वेट तो हमेशा नीचे ही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल जो लगता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। अभी देखो ये नॉर्मल है, अभी देखो जैसे मैंने लिफ्ट किया नॉर्मल की देखो एक्सिस चेंज होते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन वो हमेशा वेट नीचे की तरफ ही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट कहाँ पे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वो परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो फोर्स के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, वेट अपॉन एरिया, दिस इज mg डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो m की वैल्यू 4, g की वैल्यू नियरली 10। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आपने किस में लिया है, केजी में। ये SI सिस्टम में, ये CJ सिस्टम में है। तो एरिया को कन्वर्ट करना होगा आपको किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 12 इंटू 1 सेंटीमीटर को मीटर में करते हो तो क्या करते हो, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 बारी करोगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 12 डिवाइडेड बाई 100 × 100। आपको मालूम है जो डिनोमिनेटर में होता है उसमें जब वो ऊपर जाता है तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 × 100। तो ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁴ पास्कल। ये आया पक्का। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने मीटर स्क्वायर किया ना। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 3.33 इंटू 10⁴ पास्कल। आगे 3 जाएगा, 10⁴ को भी लिख सकते हो 3333 पास्कल। हो गया, हटाऊं। ये यूनिट का ध्यान रखोगे आप, है ना। ओके सर।
एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी मास है 20 kg, जिसकी मास है 20 kg, और इसका डायमेंशन दे रखा है। वो डायमेंशन क्या है? ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर, ठीक है। मतलब ये क्यूबाइड कौन सा, डस्टरी क्यूबाइड हुआ, और ये रखा हुआ है। आपको बताना कि कब इस ब्लॉक में मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, या वो कब एग्जर्ट करेगा मैक्सिमम प्रेशर, और कब मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, सॉल्व करो इसे। Sir, maximum pressure would be 40,000 Pascal and minimum pressure would be 26,666.7 Pascal.
रिजल्ट क्या आया आंसर? सर मैक्सिमम है 40,000 पैस्कल एंड मिनिमम है 26,666.7 पैस्कल। हाँ ठीक है, देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस होता है, कंपैरिजन होता है कि सपोज एक लड़की है जो हाई हील्स पहनी है और एक लड़का है जो शू पहना है। शू का क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। हील्स के क्या होंगे, कम होंगे, सिर्फ टिप होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। ये हो गया लड़का और लड़की के बीच में कंपैरिजन। एक होता है कि हाथी है, ठीक है, हाथी किसी फ्लोर पे चल रहा है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी पैर, और एक कैमल दे देगा या कोई और दूसरा भी जानवर दे देगा, उसकी पैर की क्या होगी, एरिया, हाथी की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पैर के ज्यादा होंगे। और कोई अगर मान लो कोई और छोटा ले लो, कोई हाथी से छोटा कैमल ही ले लो, कैमल की कम होगी। गिलहरी ले लो यार, तो चींटी ले लिया क्यों नहीं आपने, है ना। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होंगे। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस ब्लॉक को देखो, ये अगर 20 kg का है तो मैं ऐसे ब्लॉक को रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, 20 kg ही रहेगा। मतलब फोर्स पे कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। तो फोर्स पे जब फर्क नहीं आएगा तो प्रेशर पे फर्क भी नहीं आएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जैसे मैं चेंज करूं, यहाँ पे देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ते ही प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और यही रीजन होता है, प्रेशर को कम करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा टैंक वगैरह जो होती है ना, देखते हो वो डेजर्ट में चलती हैं, तो डेजर्ट में चलाने के लिए उसको देखना चेन की उसकी ट्रांसमिशन बनाई जाती है। हाँ ठीक है ना, सो दैट कि वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो अंदर जाएगा नहीं, है ना। बैग, आपके बैग की जो स्ट्रिप होती है उतना, देखते हो वाइड बनाए जाते हैं, क्यों वाइड बना के पैसा खर्चा कर रहे हैं। एक पतला सा रोप लगा देते हैं, रस्सी लगा देते हैं, मस्त एकदम चल देते आप, है ना। रस्सी टूट भी जाता तो चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो वाइड करने का मतलब यही है, कॉपी किताब आप कम कर नहीं सकते हो, नहीं तो क्लासरूम में डांट पड़ेगी। मतलब यही हुआ कि फोर्स आप कम कर नहीं सकते हो। आपको यहाँ पे पेन ना हो, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस ना हो शोल्डर पे, इसके वजह से क्या करा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया गया तो प्रेशर कम हो गया। क्लियर है ना। ये सब एग्जाम्पल है। कैमल, कैमल इजिली वॉक कर पाता है ना सैंड पे। और कहीं कहीं पे हमें एक्चुअली नीड होती है, या ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे आप कहीं पे मड्डी सरफेस पे हो, तो अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब वो दलदल जो होती है ना उसमें नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपको बचने के लिए क्या करना होगा, तुरंत इस तरीके से करो सो दैट कि आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए, तो आप नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। और कहीं कहीं पे हमें क्या, अभी तो मैंने बताया कि एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को कहीं कहीं पे डिक्रीज करना पड़ता है। समटाइम प्रेशर को हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे एप्पल वगैरह किसी चीज को काटने के लिए नाइफ देखते हो आगे शार्प पॉइंटेड एज होते हैं, अब ज्यादा ताकत लगा नहीं सकते हो, तो फोर्स तो फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने कम करा, प्रेशर बढ़ गई, इजी वे में सेव काट देते हो। या किसी नेल को, ठीक है ना, नेल को फिक्स करने के लिए वॉल में क्या करते हो, आगे पॉइंटेड बनाते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वो इजिली वॉल में फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। या आप देखते हो निडिल वगैरह, निडिल सिरिंज जो होती है, आगे देखते हो एकदम पॉइंटेड होते हैं, है ना, सो दैट की प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि अगर मेरे को प्रेशर को मैक्सिमम चाहिए तो एरिया को क्या लेना होगा, मिनिमम। अगर प्रेशर को मिनिमम चाहिए तो एरिया को क्या लेना होगा, मैक्सिमम। बस मेरा बोलने का यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये क्यूबॉइड है, मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी लेंथ ये होगी, विड्थ ये होगा, थिकनेस ये होगा, होगा ना। तो लेंथ कितना दे रखा, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद विड्थ कितना दे रखा,
10 सेंटीमीटर और थिकनेस 5 सेंटीमीटर। अरे वेट चाहिए होगा ना, थिकनेस ये आएगा ना, थिकनेस ये आएगा, तो थिकनेस कितना इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एरिया मिनिमम चाहिए, तो एरिया मिनिमम के लिए क्या चाहिए होगा, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम वैल्यू आए। तो देखो ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस तरीके से रखोगे तो एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा। तो एरिया मिनिमम के लिए एरिया कितना हो गया, दैट इज 5 इंटू 10 विच इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 50 इंटू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। अब चाहिए मेरे को एरिया मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये लेंथ और ये विड्थ आएगा, मतलब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम आना चाहिए। तो 15 इंटू 10 करोगे तो मैक्सिमम आएगा। तो देखो ये 15 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 150 इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रेशर मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा ना अब, वेट अपॉन एरिया मिनिमम। तो वेट कितना है 20 इंटू 10, एरिया मिनिमम कितना है 150 अपॉन 100 इंटू 100, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150 इंटू, ये आया है ना। मिनिमम के लिए जस्ट उल्टा कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, क्लियर है, बस यही होता। और इसके वेरिएशन मैंने बता रखा है कि कौन कौन से टाइप्स होंगे क्या हो। हो गया, हटा दूं। सर 15 इंटू 5 आएगा ना सर। 5 कहाँ से आएगा, एरिया मिनिमम लोगे ना, अच्छा ओके। 10 इंटू 5, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे पी एटीएम से लिखा जाता है या समटाइम्स पी नॉट से लिखा जाता है। देखो होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। ठीक है, एयर के पार्टिकल के पास क्या होगा, मास होगा। अब जब मास होगा, सपोज ये अर्थ है, इसके ऊपर एयर पार्टिकल, तो इस मास को क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, पुल करेगा। तो पुल करेगा तो ये किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अपॉन एरिया विल बी प्रेशर। तो प्रेशर exerted by atmospheric air will be the atmospheric pressure, and it is measured by instrument, and the name of the instrument is barometer। दो इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और मैनोमीटर फ्लूइड की प्रेशर को मेजर करता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, विच कैन फ्लो। ठीक है, तो फ्लो कौन कौन करता है, एयर भी फ्लो करता है और वाटर लिक्विड भी फ्लो करता है, तो दोनों के वो प्रेशर को मेजर करेगा, एंड द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मैनोमीटर, है ना।
तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करी गई थी। एक कंटेनर लिया गया था जिसमें मरकरी फिल किया गया, Hg, मरकरी। उसके बाद एक ट्यूब लिए गए, ठीक है, और ट्यूब को उसके अंदर की एयर को सक कर लिया गया, मतलब इसको क्या किया गया, वैक्यूम, है ना। अब आपको मालूम है ये कंटेनर पे अगर आपने मरकरी रखा तो ऊपर कौन है, एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है मतलब वो उसे नीचे क्या कर रहा होगा, इस तरीके से प्रेस कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। अब जैसे मैंने इस ट्यूब के अंदर का एयर निकाल करके वैक्यूम बना दिया, और वैक्यूम बनाने के बाद जैसे ये है, ये इसको मैंने क्या करा, कंप्लीटली एयर निकाल दिया, वैक्यूम बन गया। वैक्यूम बनाने के बाद इसको मैंने क्या करा, इस तरीके से इसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है। जैसे डिप करा तो डिप करते ही क्या होगा, जैसे मैंने इसको डिप करा अंदर में इस तरीके से, ऐसे डिप हो गया ना, उल्टा मैंने किया ना, तो डिप करा तो होगा क्या, ये एयर के मॉलिक्यूल्स इस वाटर को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। ऊपर है क्या कोई प्रेस करने वाला, नहीं है। जब ऊपर कोई है ही नहीं इसको प्रेस करने वाला, मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल को, इस मरकरी के मॉलिक्यूल को कोई प्रेस नहीं कर रहा, तो ये ऊपर की तरफ राइज करने लगा। और ये देखा गया 760 mm तक क्या हुआ, राइज हुआ। तो राइज किसके वजह से हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर के वजह से हुआ, है ना। तो ये जो राइज हुआ वो कितना हुआ, हाइट, एटमॉस्फेरिक एयर मतलब उसने फोर्स लगाया। तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रो जी एच। अभी मैं अगर बोलोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा। तो यहाँ पे रो मतलब क्या है, डेंसिटी, जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच का मतलब जो हाइट राइज करा। तो देखो रो का डेंसिटी ऑफ मरकरी होता 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³। जी की वैल्यू होती है 9.81। हाइट कितना आया था, 760 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, सारे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। while multiplying you will get 101,325 पास्कल। और यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दोनों में से कोई भी वैल्यू याद रखो। हो गया। डाउन। अब देखो क्वेश्चन होता है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड, है ना। तो ये अपना अर्थ, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इसके ऊपर के जितने भी होंगे मॉलिक्यूल वो क्या कर रहे होंगे, प्रेस कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं तो ये नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाके फोर्स लगाएगा क्या, नहीं। मतलब अब यहाँ का सिर्फ यही वाला मॉलिक्यूल है क्या कर रहा होगा, नीचे फोर्स लगा रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। सपोज मान लो इस तरीके से चार लड़का को मैंने एक के सर के ऊपर, एक के सर के ऊपर खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा इसके सर के ऊपर प्रेशर हो रहा होगा, उसके बाद इसके ऊपर फिर सबसे कम हो रहा होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर का मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेम एज इट इज ऐसा भी हो रहा है, मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं मतलब मास कम होता जा रहा है, वेट कम हो गया, फोर्स कम हो गया, तो प्रेशर भी कम हो गया।
क्लियर है ना? तो विथ एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है? और बोल सकते हो एयर प्रेशर विथ एल्टीट्यूड डिक्रीजेस, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ना? कौन वेट कर रहे हैं? लिक्विड प्रेशर, ठीक है ना? व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, बता सकते हो क्या होता है लिक्विड प्रेशर? लिक्विड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, है ना? इसकी प्रूफ दिखाऊं क्या? देख लो प्रूफ, देख, वैसे उसकी जरूरत है नहीं। देखो ये लिक्विड है, ठीक है? मैं लिक्विड में ही अंदर कंसिडर कर रहा हूं एक क्या, सिलेंडर, वाटर की सिलेंडर को, ठीक है? जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका हाइट h है। नीचे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए होगा। अब इस लिक्विड का नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, है ना? और ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। और नीचे से भी लिक्विड इस पे ऊपर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। इससे मैं बोल देता हूं ये 2 और ये 1, ठीक है? अब देखो ये लिक्विड का जो सिलेंडर है वहीं का वहीं है, तो यहाँ पे क्यों है, ऊपर नहीं जा रहा ना ही नीचे जा रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो रहा, 0। मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा। तो नीचे कौन फोर्स लग रहा, देखो यहाँ पे F1 लग रहा, और नीचे क्या लग रहा, वेट लग रहा। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, F2। F2 समझ पा रहे हो ना? अब देखो आपको मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो देखो F1 का मतलब क्या, यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये P0 इंटू एरिया। वेट का मतलब क्या होता है, mg। और F2 का मतलब क्या, P2 इंटू सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मास को क्या लिखते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो लिख दो ये P0 A प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G इज इक्वल टू P0 P2 इंटू A। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एक रोटी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मैंने रोटी को ऊपर और भी रोटी रखा, हाइट h बना दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट।
तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम पी नॉट एरिया प्लस रो एरिया इंटू हाइट इंटू जी इज इक्वल टू पी टू इंटू ए। तो देखो ए तीनों में है, ए कैंसिल, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट। तो ये P2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच प्लस P1। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, P1 की जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वहां अगर वैक्यूम की बात होगी तो ऊपर P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही है लिक्विड का प्रेशर, मतलब जितने लिक्विड में जाते जाओगे ये डेप्थ ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए लिक्विड का क्या होता है, विथ डेप्थ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जब बाइंड फोर्स भी लगेगा ऊपर को, हाँ, जब बाइंड फोर्स ऊपर को। बायोंट फोर्स ऊपर को एक्चुअली वाटर है ना, इसीलिए तो मैंने बोला वाटर का सिलेंडर मैंने कट करा है ना। ठीक है, ओके सर। हो गया। तो ये एक्सप्रेशन याद रखोगे। अगर ऊपर वैक्यूम होगा तो पी नॉट, अगर एयर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वैक्यूम होगा तो 0। जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसा करोगे। हटा दूं। और लिक्विड में हमेशा याद रखना जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, वर्टिकल होगा। मतलब जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। और इसी वजह से बोला जाता है कि स्विमिंग, ठीक है ना, स्विमिंग जब की जाती है तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाया जाता। अगर ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग सूट पहनने होंगे। क्योंकि क्या होगा, अपनी ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड जो प्रेशर लगा रहा हो वो तो चेंज होगा नहीं। आप नीचे जाते जाओगे मतलब वाटर क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाने लगेगा। ठीक है ना, तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा। क्लियर है। और प्रेशर के चेंज होने से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। उसी तरीके से एयर में भी बोला जाता है, एयर में जब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होंगे। अपनी बॉडी की प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो बाहर की प्रेशर कम होगी तो सेल्स क्या होंगे, रप्चर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको फिर मैनोमीटर बताऊंगा और पास्कल लॉ बताऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास अब कब होगी?